अपरिहार्य है, चाहे जो कोई भी हो, इसे टाला नहीं जा सकता। फिर बुद्ध केसरिया की ओर जाने वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़े और भीड़ से उनका पीछा न करने का अनुरोध भी किया। वैशाली शहर की सीमा पर बुद्ध रुके, पलटे, उस शहर को देखा जो लंबे समय तक उनकी गतिविधि का दृश्य था और शांति से बुदबुदाए, इदं पश्चिमकम आनंद वैशाली दिशानाम भविष्यामि। हे आनंद, अब से मैं वैशाली की ओर नहीं देखूंगा। लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत वैशाली की जनता भी सम्मानजनक दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रही थी, मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुद्ध के पीछे पीछे चलने के लिए खींच रही थी। जब काफिला केसरिया पहुंचा तो बुद्ध शांति से खड़े रहे, अपना ऊपरी वस्त्र कंधों पर डालते हुए उनसे फिर अनुरोध किया कि वे उनका पीछा न करें। फिर दृढ़ता के साथ आनंद से अपना भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध ने उसे विदाई उपहार के रूप में वैशाली के लोगों की ओर बढ़ा दिया। रोते कलपते उन्होंने प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया। जिस स्थान पर बुद्ध ने भिक्षा पात्र सौंपा था, उस स्थान पर एक छोटा मिट्टी का उद्देशिका स्तूप बनाया गया था। मौर्य काल के दौरान राजा अशोक ने मिट्टी के स्तूप को ईंट के स्तूप में बदल दिया। कुषाण और गुप्त राजाओं ने इसे और बढ़ाया। 6वीं 7वीं शताब्दी में गुप्त और उसके बाद हर्ष काल के दौरान केसरिया स्तूप को और बड़ा किया गया और सैकड़ों मूर्तियों से अलंकृत किया गया। इस स्तूप को भगवान बुद्ध के एक और अध्याय से जोड़ा गया है। प्राचीन समय में केसरिया केसपुत नामक गणराज्य था। सिद्धार्थ गौतम जब घर त्याग कर ज्ञान की खोज में शाक्य, मल्ल इत्यादि गणराज्यों को पार कर केसपुत गणराज्य केसरिया पहुंचे तो वहां अलार कलाम नामक एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई और स्तूप स्थल पर ही सिद्धार्थ ने उनसे सर्वप्रथम दीक्षा ली। फिर वे ज्ञान की खोज में केसपुत से दक्षिण में वैशाली होते हुए बोधगया पहुंचे और निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अंतिम ध्यान कर ज्ञान प्राप्त किया। इस गोलाकार स्तूप को एक भव्य 6 सीढ़ीदार स्तूप में परिवर्तित करने का श्रेय राजा हर्ष को जाता है, जिसके शीर्ष पर एक भव्य अंडाकार गुंबद था। देश विदेश से बुद्ध अनुयायियों और आम जनता का केसरिया आकर इस पवित्र भूमि के इतिहास को याद कर इसका नमन करना जारी रहा। फाहियान और हुएनसांग दोनों चीनी यात्री इस स्तूप के नीचे विनम्र प्रार्थना में खड़े रहे होंगे और डूबते सूरज में दिव्य आनंद लिए होंगे। फिर 6 गोलाकार छतों के विशेष रूप से बने कक्षों में भूमि स्पर्श, धर्म चक्र प्रवर्तन और वरदा मुद्रा में बैठे सैकड़ों बुद्ध चित्र हर एक भक्त के लिए एक लुभावना दृश्य रहे होंगे। यह संभव है कि रात के समय उन्होंने छत वाले गोलाकार स्तूप को सैकड़ों मिट्टी के लैंप से रोशन कर दिया होगा। 6वीं और 7वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जो अक्सर नालंदा आते थे, केसरिया की बहुभुज सीढ़ीदार डिजाइन अवधारणा से प्रभावित थे। यह निर्माण प्रविधि इतनी प्रभावशाली एवं चित्त आकर्षक सिद्ध हुई
कि इससे प्रेरणा लेकर भूटान, तिब्बत एवं वर्मा में अनेकों स्तूपों का निर्माण किया गया। इसमें तिसेरू और परिहासपुर कश्मीर, चोटेन कोरा भूटान, तोलिंग के चेटेन तिब्बत, श्वेसांडा पगोडा भूटान, मिंगला चेती बर्मा और मिंगला जेडी बर्मा केसरिया की प्रेरणा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण केसरिया निर्माण के 155 साल बाद 800 ईस्वी में जावा में निर्मित विश्व प्रसिद्ध धरोहर बोरोबुदुर है। ज्ञात रहे, नालंदा में वास्तुकला भी पाठ्यक्रम का हिस्सा था। जावानीज छात्रों को केसरिया के डिजाइन की नकल करने में कोई समस्या नहीं थी। प्राचीन काल में केसरिया एक व्यापार केंद्र था, क्योंकि राजगीर को श्रावस्ती से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग यहीं से होकर गुजरते थे। लगभग 1200 ईस्वी बख्तियार खिलजी की आक्रमणकारी सेना द्वारा बिहार और बंगाल पर विजय के फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों में खून खराबा हुआ। बौद्ध धर्म, जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थानों में जीवित था, उसे लूट लिया गया और जला दिया गया। संयोगवश केसरिया बच गया, लेकिन संरक्षण के अभाव में इसकी देखभाल और रख रखाव करने वाला कोई नहीं था। चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी के बाढ़ के मैदानों में स्तूप का विघटन तेजी से हुआ, लेकिन बड़े और लंबे समय तक रुकने वाले बाढ़ भी इसकी भव्य ऊंचाई के कारण इस स्तूप को निगल नहीं सकी। भूकंपों ने इसे क्षतिग्रस्त करने की बखूबी कोशिश की, पर ये अपनी अंतर्निहित ताकत और वास्तुशिल्प डिजाइन के कारण टिका रहा। लेकिन धीरे धीरे दरारों में पानी जा रहा था। पूरी संरचना पर पेड़ उग आए थे। उनकी जड़ें स्तूप की पसलियों में गहराई तक घुस गई थी, जिससे वो नाजुक हो गया था। वर्ष और सदियां बीत गईं। उस पर उगे पेड़ों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। पड़ोस के ग्रामीणों ने अपने घरों के निर्माण हेतु ईंटों के लिए इसे लूट लिया, जिससे इसमें कई स्थानों पर बड़े बड़े छेद हो गए। परित्यक्त स्तूप एक निर्जन और उदास खंडहर बन चुका था। उस पर सदियों की मिट्टी जमा हो गई थी। फिर भी इस खंडहर अवस्था में भी आखिरी सांसें गिनते हुए भी ये एक भव्य दर्शनीय स्थल था। इस स्थल का निरीक्षण 1814 में कर्नल मैकेंजी और 1835 में हॉजसन द्वारा किया गया था। 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने न केवल स्थल का निरीक्षण किया, बल्कि पास के क्षेत्र की खुदाई भी की। अपने यौवन के दिनों में जब केसरिया और बोरोबुदुर दोनों खड़े थे, केसरिया की ऊंचाई 150 फीट थी, जबकि बोरोबुदुर 138 फीट थी। समय के साथ इसकी ऊंचाई 123 फीट तक कम हो गई थी, क्योंकि हर्मिका और छत्रावली पहले ही गिर चुकी थी। लेकिन अभी एक और बड़ा झटका आना बाकी था। 1934 के भूकंप ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया और 33 फीट का पूरा अंडाकार गुंबद ढह गया। भूकंप ने केसरिया की ऊंचाई लगभग 104 फीट तक कर दी। अगले 136 वर्षों तक इसे फिर से उपेक्षित कर दिया गया और इस दरमियान ईंटों की चोरी और लूटपाट जारी रही। अंततोगत्वा केसरिया के इस स्तूप की खुदाई पद्मश्री के मोहम्मद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुराविद्य के नेतृत्व में 1998 ईस्वी और
और 2001 ईस्वी के बीच बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया। सदियों से जमी हुई मिट्टी को श्रमिकों की एक सेना ने इंच दर इंच सतर्क पुरातत्वविदों की सावधानी पूर्वक निगरानी में हटा दिया, जो लगातार पृथ्वी के रंग, संरचना और सघनता का निरीक्षण कर रहे थे। जब स्तूप के एक हिस्से की पूरी खुदाई की गई तो उसकी ऊंचाई 104 फीट मापी गई। ये खंडहर हो चुका है और अपनी मूल ऊंचाई से बहुत कम हो गया है। यहाँ तक कि इस खंडहर अवस्था में भी ये जावा के प्रसिद्ध विश्व धरोहर बोरोबुदुर स्तूप 103 फीट से 1 फुट अधिक है। वर्तमान स्थिति में केसरिया का व्यास 404 फीट है। इस बात की पूरी संभावना है कि व्यास और भी बढ़ सकता है, क्योंकि उत्खनन से और भी संरचनात्मक हिस्से उजागर होंगे। विश्व धरोहर स्मारक सांची स्तूप की ऊंचाई केवल 77.5 फीट है, जो केसरिया स्तूप की मूल ऊंचाई का लगभग आधा है। इस अपूर्ण अवस्था में भी ये भव्यता में विस्मयकारी और जीवंत है। खुदाई, सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद के मोहम्मद ने ये घोषणा की कि केसरिया दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। केसरिया की मूर्ति कला समानता से पता चलता है कि 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी की अवधि में मिट्टी की छवियां बनाने की तकनीक या कला परंपरा नालंदा से केसरिया तक फैले एक विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित थी। सभी प्रतिमाएं गद्दी पर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में हैं। मध्य कक्ष की छवि में बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, क्योंकि सौभाग्य से इस छवि में दाहिना हाथ संरक्षित है। सभी छवियों का ऊपरी हिस्सा गायब है और अब केवल निचला हिस्सा ही बचा है। केसरिया की कहानी तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ स्थित हुसैनी मजार, बाबा केसरनाथ शिव मंदिर, सरोत्तर झील, विराट रामायण मंदिर, धवल पीठ और 70 घाट पुल का जिक्र न करें। मोहम्मद सैयद जुनाब अली शाह की याद में 69 साल पुराना ये मजार हुसैनी गांव में स्थित है, जहां हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर में उर्स का विशाल मेला लगता है। मान्यता है कि धरती से खुद प्रकट 54 वर्ष पुरानी केशरनाथ शिव मंदिर स्थानीय लोगों के आस्था और विश्वास का प्रतीक है। 800 हेक्टेयर में फैला सरोत्तर झील न सिर्फ साइबेरियन पक्षियों के लिए अल्पावास की झील है, बल्कि अन्य 65 प्रकार के अप्रवासी पक्षियों के कारण भी आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि जब प्रभु राम जनकपुर से विवाह उपरांत अयोध्या लौट रहे थे, तब भगवान की बारात दूसरे दिन यहाँ रुकी थी। जनश्रुति की इन मान्यताओं को संजोए रखने के लिए 120 एकड़ भूमि परिसर में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहीं विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की भी स्थापना होगी। देखा स्थित धवलपीठ मठ परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। गंडक नदी पर गोपालगंज से जोड़ने वाली 1440 मीटर लंबी अविस्मरणीय 70 घाट महासेतु के निर्माण होने से धनेश्वर नाथ मंदिर सिंहासनी, केसरिया शिव मंदिर, अरेराज शिव मंदिर सहित जनकपुर पहुंचना आसान हो गया है।
हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में केसरिया स्तूप न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर बनेगा, बल्कि चतुर्दिक विकास की वजह से ये विश्व का एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनेगा।